हाँ तो गाइस कैसे हो दोस्त आज अपने पार्ट से स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल बायोलॉजी का, जिसमें थे अपने एसेंशियल एलिमेंट वाला था। उसके बाद में अपने सोडियम पंप किया, पोटेशियम पंप किया, मैंने बता दिया दोनों एक साथ होंगे स्टूडेंट। 3 बाहर जाएगा, 3 पॉजिटिव पोटेशियम आयन ही अंदर आएगा। प्रक्रिया चलती रहती है, नर्व इंपल्स में होता रहता है। अब इसके बाद अपन पढ़ने वाले एटीपी साइकिल और बायो एनर्जेटिक्स। एटीपी साइकिल में आएगा अपने एटीपी निर्माण से ग्लूकोज किस प्रकार से बनेगी, फोटो सिस्टम फर्स्ट क्या होगा, सेकंड क्या होगा, उसमें क्लोरोफिल आ जाएगा, स्ट्रोम में विक्रिया किस प्रकार से चलेगी, बहुत कुछ आएगा स्टूडेंट। यानी पूरी की पूरी यहाँ पर इसने क्या दे रखी है, फोटोसिंथेसिस दे रखी है। उससे पहले इसने फोटोसिंथेसिस प्लांट के साथ साथ जीवों में भी दे रखा है। एनिमल में ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया दे रखी है यार, रेप्लिकेशन दे रखा है इसमें डीएनए, और यहाँ पर डीएनए रेप्लिकेशन के साथ साथ डीएनए पॉलीमराइजेशन भी दे रखा है। तो अपने को पढ़ना है दोनों का कंबाइन। इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, ये पेपर आपको आ गया ना तो ऐसे माने जो आपकी जो साइंस है ना, बायोलॉजिकल और केमिकल दोनों इंपॉर्टेंट हो जाएगी स्टूडेंट। तो सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं बायो एनर्जेटिक्स एंड एटीपी साइकिल। पार्ट सी हेडिंग डाल लीजिए, बायो एनर्जेटिक्स एंड एटीपी साइकिल। अब देखिए बायो एनर्जेटिक्स क्या है, बायो एनर्जी जेनेटिक्स क्या है, या बायो एनर्जेटिक्स क्या है। बायो एनर्जेटिक्स लिखिए, यह एक प्रकार की केमिकल प्रोसेस होती है, यह एक प्रकार की केमिकल प्रोसेस होती है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल में पाई जाती है। इस प्रोसेस में लिखते जाइए, इस प्रोसेस में कैटालाइटिक व एनालाइटिक, कैटालाइटिक या कैटालिक और एनालिक, कैटाबोलिक एंड एनाबोलिक दोनों प्रोसेस को शामिल किया जाता है। इस प्रोसेस में एनर्जी का ट्रांसफर थर्मोडायनेमिक्स प्रिंसिपल द्वारा होता है, थर्मोडायनेमिक्स प्रिंसिपल के द्वारा होता है। इसमें लिखिए थर्मोडायनेमिक्स प्रिंसिपल में जब कोई कॉम्प्लेक्स ब्रेक होता है तो उससे एनर्जी निकलती है तथा यह एनर्जी एक सेल से या एक बॉडी से दूसरी बॉडी को ट्रांसफर होती है। थर्मोडायनेमिक्स का मतलब होता है हीट ट्रांसफर होती है। अब इसके बाद में लिखिए बायोलॉजिकल एनर्जी, बायोजेनेटिक्स एनर्जेटिक्स लिख लिया। अब इसमें देखिए स्टूडेंट दो प्रकार की अपने को प्रोसेस लिखनी पड़ेगी बायो एनर्जेटिक्स। हाँ तो स्टूडेंट बता रहे थे अपन बायो एनर्जेटिक्स, इसमें स्टूडेंट मैं बता चुका था दो प्रोसेस शामिल करते हैं, कैटाबोलिक और एनाबोलिक। कैटाबोलिक प्रोसेस लिखिए, कैटाबोलिक प्रोसेस होती है, उसमें लिखिए कैटाबोलिक प्रोसेस होती है, इसमें कॉम्प्लेक्स सिंपल में, यानी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो सिंपल कंपाउंड में ब्रेक हो जाता है, सिंपल कंपाउंड में टूट जाता है, या कॉम्प्लेक्स है सिंपल कॉम्प्लेक्स में टूट जाता है। इस दौरान एनर्जी रिलीज होती है जिसे एक्सर्गोनिक प्रोसेस कहा जाता है। दूसरा लिखिए एनाबोलिक, इसमें आएगा ये लिखिए एनाबोलिक प्रोसेस में सिंपल कॉम्प्लेक्स जटिल कॉम्प्लेक्स का निर्माण करता है तथा इसके लिए इसमें एनर्जी गेन होती है जिसे एंडोगोनिक प्रोसेस बोलते हैं, एंडोगोनिक प्रोसेस कहा जाता है, एंडोगोनिक प्रोसेस कहते हैं। अब इसके बाद में लिखिए 2 नंबर बायोलॉजिकल एनर्जी। इसमें लिखिए यह एनर्जी थर्मोडायनेमिक्स लॉ पर कार्य करती है। बायोलॉजिकल एनर्जी से मतलब यह है कि जब कोई मैटर एनवायरनमेंट में ब्रेक होता है तो उससे एनर्जी हीट के रूप में प्रोड्यूस होती है, केमिकल एनर्जी हीट के रूप में प्रोड्यूस होती है। इस प्रोड्यूस हुई एनर्जी का नॉन बायोलॉजिकल सिस्टम में डायरेक्टली उपयोग नहीं किया जा सकता, यानी 100% एनर्जी कोई भी नहीं है
तो 100% एनर्जी डायरेक्ट उपयोग नहीं कर सकते, इसलिए इसको जीव है या जो ऑर्गेनिज्म वह है मैकेनिकल एनर्जी या अदर फॉर्म में कन्वर्ट करके इसका उपयोग करते हैं तथा वे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो एनर्जी को कन्वर्ट करने पर कांस्टेंट टेम्परेचर पर नहीं रह पाते। इस प्रकार के ऑर्गेनिज्म एनाइसो या इस प्रकार की प्रोसेस वाले एनाइसोथर्मल कहलाते हैं। एनाइसोथर्मल मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर पर ये एनर्जी को क्या नहीं कर सकते, अदर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। टेम्परेचर कांस्टेंट ही नहीं रख पाएंगे, कम से कम टेम्परेचर चेंज करना पड़ेगा। दूसरा लिखिए होमोथर्मल ऐसे जीव या ऐसी प्रक्रिया जिसमें जब एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट होती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, तब उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। ऐसी प्रक्रिया होमोआइसोथर्मल कहलाते हैं। इसके बाद हम लिखिए थर्ड पॉलीकिलोथर्मल में लिखिए इस प्रकार की प्रक्रिया में जीव कांस्टेंट टेम्परेचर व ऑप्टिमम लेवल नेचर के अनुसार रखते हैं। मतलब ऑप्टिमम रेंज पर ही टेम्परेचर रखेंगे, ऑप्टिमम रेंज में चला जाएगा। दूसरा एक कांस्टेंट टेम्परेचर नेचर के अनुसार रखेंगे। इस प्रकार की प्रक्रिया या इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है, जीव होते हैं, वो पॉलीकिलोथर्मल प्रोसेस कहलाती है। थर्मल मतलब तापीय। अब इसके बाद हम लिखिए स्टूडेंट एटीपी साइकिल। थर्ड नंबर क्या लिखेंगे, एटीपी साइकिल। इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, बहुत ज्यादा बता देना चाहता हूँ। एटीपी साइकिल, एटीपी शटल आएगा, एटीपी साइकिल आएगा, ठीक है। एटीपी साइकिल लिखिए। एटीपी साइकिल है प्रत्येक जीव की एनर्जी के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। एटीपी साइकिल में इसमें लिखना है, एटीपी साइकिल में दो प्रकार की एनर्जी एडीपी प्लस एटीपी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट से प्राप्त होती है। एडिनोसिन, हाँ तो गाइस अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर मैं एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की बात कर रहा हूँ। अब इसके बाद अपने बायो एनर्जी स्टल पढ़ेंगे। बायो एनर्जी स्टल लिखिए। बायो एनर्जी स्टल सबसे पहले बायो एनर्जी स्टल की प्रक्रिया सबसे पहले 1941 में किसने बताई? 1941 में लोहमान व फिट्टर्स ने बताई। और एटीपी साइकिल भी किसने दिया था? एटीपी साइकिल 1929 में दिया गया था लोहमान व फिट्टर्स और सुबेरो, लोहमान, फिस्की और सुबेरो ने दिया था। दूसरी बात लिखिए, जो एटीपी है वह सभी जीवों में एनर्जी एक्सचेंजर कॉम्प्लेक्स है। सभी जीवों में या सभी बायोलॉजिकल सिस्टम है उसमें क्या है, ये कॉम्प्लेक्स है। एटीपी किसमें भी है? प्लांट में भी एटीपी बनती है, मनुष्य में भी एटीपी बनती है। तो ये क्या है? एनर्जी एक्सचेंजर कॉम्प्लेक्स के रूप में कौन सा है? इसके बाद में लिखिए, जो एटीपी है या एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है वह मुख्यतः एनाबॉलिक प्रोसेस में पाया जाता है। एनाबॉलिक प्रोसेस इसके दौरान आती है, यानी इसमें क्या होती है? एनर्जी कंज्यूम होती है स्टूडेंट। एनर्जी अपनों क्या करती है? कंज्यूम का मतलब है एनर्जी लगानी पड़ती है, निकलती है, ठीक है। अब इसके बाद में लिखिए बायो एनर्जी स्टल हेडिंग लगा लीजिए और इसमें लिखिए बायो एनर्जी स्टल है लोहमान व फिट्टर्स ने दिया 1941 में दिया। इसने ये इस प्रकार की प्रक्रिया में किसी सेल या किसी जीव की एनर्जी एडीपी से एटीपी जाती है और एटीपी से एडीपी में जाती है तथा यह प्रक्रिया एक्सोजेनिक रिएक्शन व एंडोगोनिक रिएक्शन, एक्सर्गोनिक और एंडोगोनिक रिएक्शन दोनों प्रकार से होती है। और यह प्रक्रिया में सेल ऑपरेटर एक्सचेंज होता है,
यानी सेल ऑपरेट करता है और एक्सचेंज होता है, मतलब यही कहना चाहता है सेल एटीपी में जाएगा, एडीपी में आएगा, फिर से एटीपी में जाएगा, तो यही प्रक्रिया बायो एनर्जी स्टेल कहलाती है। अब इसके बाद में बायो एनर्जी स्टेल, ठीक है, डायग्राम लिखिए बायो एनर्जी स्टेल, ये डायग्राम है बायो एनर्जी स्टेल का। किसका डायग्राम है? बायो एनर्जी स्टेल का, बायो एनर्जी स्टेल ये बना लीजिए स्टूडेंट, इसमें लिखिए स्टूडेंट बायो एनर्जी स्टेल में लिखिए बायो एनर्जी स्टेल की जो प्रारंभिक स्टेप होता है उसमें जो लिबरेटिंग एनर्जी है किसी सेल की लिबरेटिंग एनर्जी है वह एक्सर्गोनिक रिएक्शन के रूप में होती है, यह लो एनर्जी होती है, लिखना ये लो एनर्जी होती है तथा यह एक फॉस्फेट ग्रुप के साथ मिलकर एडीपी से एटीपी में एनहाइड्राइड्स, ठीक है, किसमें? एनहाइड्राइड एटीपी से एडीपी में एनहाइड्राइड बॉन्ड के रूप में एनर्जी को स्टोर करती है, 2 नंबर बात लिखिए। अब यह स्टोर हुई एनर्जी हाई हो जाती है, हाई लेवल पे हो जाती है। इस हाई लेवल की एनर्जी एंड्रोगोनिक रिएक्शन या एंड्रोगोनिक प्रोसेस में एंड्रोगोनिक रिएक्शन है या एंड्रोगोनिक ये एक्सर है निकलना, एंड्रोगोनिक रिएक्शन में गेन की जाती है। एक फॉस्फेट ग्रुप एटीपी के साथ जुड़ता है तथा यह प्रक्रिया एटीपी का हाइड्रोलाइसिस होने से होती है, यानी वाटर का बाहर निकलना, जिससे यह फिर से एडीपी में कन्वर्ट हो जाती है, तथा यह प्रोसेस चलती रहती है। इसी प्रकार की रिएक्शन बायो एनर्जी स्टेल कहलाती है। क्या कहलाती है? बायो एनर्जी स्टेल। अब इसके बाद में रोल ऑफ एटीपी साइकिल सेलुलर मेटाबॉलिज्म यूजेस ऑफ बायो एनर्जी। तो स्टूडेंट एक डायग्राम और है जो आपको एटीपी साइकिल में बनाना पड़ेगा, देखिए स्टूडेंट। हाँ तो गाइस ये एक लास्ट है अपना रोल ऑफ, यानी सेलुलर है जो सेल है उसमें मेटाबॉलिज्म किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले ग्लूकोज था, ग्लूकोज है वो टूटा स्टूडेंट, ये ग्लूकोज मेन है, ग्लूकोज C6H12O6 होता है। ये ग्रेजुअल डिग्रेडेशन मतलब छोटे पार्टिकल में टूट गया, फिर इसमें कैटाबोलिज्म हुई। कैटाबोलिज्म का मतलब है सिंपल से जटिल बनना या जटिल से सिंपल बनना, कॉम्प्लेक्स से क्या बना? सिंपल बना। फिर यहाँ पर CO2H2 रिलीज हुआ। अभी यहाँ पर सेल है, यहाँ पर सेल स्टूडेंट ऊर्जा मुक्त होगी, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ेगा। जुड़ने के बाद में स्टूडेंट क्या होगा? यही वही एटीपी सेटल की प्रक्रिया आ गई। एटीपी से एटीपी, यहाँ पर कौन सा बॉन्ड लगा? एनहाइड्राइड बॉन्ड। यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस हुआ, फिर एनर्जी रिलीज हुई, यहाँ पर एक्सर्जेनिक, यहाँ पर एनर्जी मुक्त होती है, यहाँ पर कंज्यूम करनी पड़ती है। इसके बाद में ये सेल अगले में गई, एनाबॉलिक प्रोसेस हुई। यहाँ पर एनाबॉलिक प्रोसेस का मतलब समझ गए, एनर्जी का क्या करना? लगना, कंज्यूम होना, ये है, ठीक है। यहाँ पर बायोसिंथेसिस ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, यानी जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल थे उनका सिंथेसिस या संश्लेषण हुआ। दूसरी बात मैकेनिकल वर्क, इलेक्ट्रिक वर्क, मैकेनिकल भी हुआ और इलेक्ट्रिक हुआ। तीसरी बात यहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट हुआ। एक्टिव ट्रांसपोर्ट यहाँ पर एटीपी निर्माण भी होता है। एक्टिव का मतलब होता है ऊर्जा लगाई गई। तीसरी बात यहाँ पर सिक्रेशन भी होगा। तो इस प्रकार से एक सेल लिया, फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा है, एटीपी सेटल हुआ, एटीपी सेटल से एनाबॉलिक प्रोसेस गई, एनाबॉलिक में सिक्रेशन भी हुआ है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी हुआ है, मैकेनिकल भी हुआ है आपके, और इलेक्ट्रिक वर्क भी हुआ है। तो ये इस प्रकार से यहाँ पर एटीपी साइकिल पूरा होता है स्टूडेंट। अब एटीपी साइकिल के बाद में अपन आगे चलेंगे, डीएनए वाले में छलांग मारेंगे अपन। डीएनए की प्रक्रिया है वो सारी पढ़ेंगे उसमें। डीएनए के बाद में अपन फोटोसिंथेसिस में घुसेंगे, तो डीएनए की प्रक्रिया अपन पढ़ लेंगे। ओके गाइस, बाय, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो साथ। कमेंट में डाले लेक्चर के साथ लगा।